तो जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो है उसको पढ़ रहे थे। उसके हमने 4-5 लेक्चर ले लिए हैं। उसमें आपको एक जो रफ पिक्चर है, एक रफ पिक्चर है, वो आपके सामने क्लियर हो गई है कि हमने इसके अंदर क्या कुछ पढ़ना है। इसमें अब तक हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। ठीक है। ये रोज़ाना रोज़ाना मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ पढ़ चुके हैं। इसका मकसद ये होता है कि आपको पता चले, अगर आपने सोलर सिस्टम अगर आपने अभी तक कवर नहीं किया तो आप उसको कवर कर लें। ये बताने का मकसद ये होता है कि याद दहानी होती है, रिमाइंडर होता है ये। उसके बाद हमने लेयर्स पढ़ ली हैं एटमॉस्फेयर की। उसके बाद हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे। अर्थ अर्थ की जो कंपोजिशन है उसको हमने देखा था। उसके बाद हमने जो ग्लोबल वार्मिंग है वो देखी थी। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने देखा था। क्लाइमेट चेंज हमने देखा था। एसिड रेन को देखा था। बेसिक्स ऑफ फिजिक्स हमने पढ़ी थी। उसके बाद बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी थी। उसके बाद हमने मेजर इन्वेंशंस पढ़ी थी। ब्रांचेस ऑफ साइंस पढ़ी थी। मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज पढ़ी थी। तो ये हम अभी तक ये कर चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो जो है ना, हमारा टॉपिक इन्हीं से रिलेवेंट है। वो है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। अब जिस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की, इसी तरह बायोलॉजी भी एक फील्ड है, एक साइंस की फील्ड है, जो कि बच्चों को 9th से शुरू होती है और 9th से ऑनवर्ड करते 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 पीएचडी तक पढ़ाई जाती है। तो अब बायोलॉजी क्या है, इसको जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। तो बायोलॉजी जो है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बायो और एक लोगस। बायो का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी का जो मुताला है उसको बायोलॉजी कहते हैं। जिंदगी का मुताले का क्या मतलब है? जिंदगी सोशल साइंसेज वालों के लिए मुख्तलिफ चीज़ है। जिंदगी बायोलॉजिस्ट के लिए मुख्तलिफ चीज़ है। जिंदगी केमिस्ट्री वालों के लिए जिंदगी में मुख्तलिफ चीज़ है। बायोलॉजी वालों के लिए जिंदगी क्या है? जिंदगी का मुताला ये है कि इस रोए ज़मीन पर कुछ ऐसे कुछ ऐसी अशिया हैं जो ना हरकत कर सकती हैं, ना सांस ले सकती हैं, ना उनकी ग्रोथ है, कुछ बुनियादी फीचर्स उनके अंदर नहीं है। तो ऐसी बीइंग्स को हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। कि ये नॉन लिविंग्स हैं, ये लिविंग्स नहीं है, इनके अंदर जिंदगी नहीं है, इनके अंदर हरकत नहीं है, सांस नहीं है, ग्रोथ नहीं है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये बुनियादी हैं। ठीक है। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं है। ठीक है। तो ये चीजें नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। बहुत सारा हमारी जो रोज जमीन पे हिस्सा है वो इन चीज़ों पे मुश्तमिल है। इनसे आप जानते ही हैं, हमारे सराउंडिंग में बहुत सी पाई जाने वाली अशिया में बहुत कुछ नॉन लिविंग में से है। जैसा कि वाइट बोर्ड है, स्विच है, जो भी है, बहुत आपको पता ही है। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली कुछ लिविंग थिंग्स भी हैं, जिन जो हरकत करती हैं, जो सांस लेती हैं, जिनके अंदर ग्रोथ है। उनमें क्या है, दो ही बुनियादी बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं। एक है हमारे पास प्लांट्स और एक है एनिमल्स। एक है प्लांट्स और एक क्या है? एनिमल्स। प्लांट्स जो हैं ये लिविंग बीइंग्स हैं। और ये क्या है कि इनके अंदर उस तरह हरकत इन्वॉल्व नहीं है जिस तरह आम हरकत इन्वॉल्व होती है इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर। ठीक है। इनके अंदर ग्रोथ है, सांस लेते हैं, बाकी सारे फीचर्स इसके अंदर है। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना, लिविंग बीइंग कहते हैं। इसी तरह जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में क्या है? इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, ये सारे शामिल हैं। ठीक है। लोकोमोशन नहीं है, क्या मतलब? सीरत क्या लिखा है, मुझे नहीं समझ आई।
अब बस ठीक है, लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ये लोकोमोशन तो मुश्किल अंग्रेजी है ना, ये फिर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगी। जो साइंस के फील्ड वाले हैं उनको मे भी समझ आ जाए, लेकिन जो आर्ट्स के हैं, उनको समझ नहीं आएगी। तो मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता रहा हूं, बिल्कुल बच्चों की तरफ। ये पहली क्लास में ये बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको पता होना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स। तो ये वो पहली पहली क्लास से हम आगे जा रहे हैं। उसके बाद जनाब क्या है, एनिमल्स, और ये इनके अंदर क्या है कि ये लिविंग बीइंग्स है, क्योंकि ये सांस ले सकते हैं, ये हरकत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, तो ये मतलब दो कैटेगरीज हैं, एक लिविंग बीइंग्स और एक लिविंग बीइंग और एक नॉन लिविंग। तो इन लिविंग्स बीइंग और नॉन लिविंग्स को क्या किया, ये दो ही बड़ी कैटेगरीज हैं जो हमें एनवायरनमेंट में नजर आती हैं। नॉन लिविंग्स को हम बायोलॉजी में ही पढ़ेंगे, लिविंग्स बीइंग में जो कुछ आ जाएगा हम उसको किस में पढ़ेंगे, अपनी बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी का मतलब जो जिंदगी का मुताला है वो दर हकीकत प्लांट्स, एनिमल्स और इससे मिलते जुलते और भी कुछ हैं, उनको पढ़ने का जो मकसद है या पढ़ने का जो मुताला है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि ये बायोलॉजी होती क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस में मैं बताने की डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसकी इंपॉर्टेंस आपके सामने ही है कि आपके इर्द गिर्द पाई जाने वाली जो जिंदगी है उसका मुताला बड़ा जरूरी है। अगर आप उसको नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो आप जिंदा कैसे रह सकेंगे। तो इसी लिविंग्स बीइंग को क्या किया बायोलॉजिस्ट ने, क्या किया, 5 किंगडम्स में तकसीम किया, ठीक है, किंगडम्स। बायोलॉजिस्ट ने क्या कहा, बायोलॉजिस्ट ने कहा कि जो एनिमल्स हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो एनिमल्स हैं, यानी जो जानवर हैं, ठीक है। अब ये जो जानवर हैं इनके अंदर ये सांस ले सकते हैं, चल फिर सकते हैं, इनमें इंसान भी शामिल है, ये मिलते जुलते हैं ना एक दूसरे से, ये एक तरह के ये भी लिविंग बीइंग्स हैं। दूसरे उन्होंने बताया कि प्लांट्स हैं, ये भी लिविंग बीइंग है लेकिन अलग कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी क्या है, फिंजाई की है, ये भी लिविंग बीइंग है, ये प्लांट से मिलते जुलते हैं लेकिन इनकी खुसूसियात प्लांट से कुछ डिफर करती है। इसके बाद बैक्टीरिया है, ये इन एनिमल्स के साथ मिलते जुलते हैं लेकिन इनकी कुछ क्वालिटीज इनसे डिफरेंट है, इस वजह से इसको डिफरेंट कैटेगरी बना दिया। और इसके बाद है प्रोटिस्ट, ये भी लिविंग बीइंग्स हैं लेकिन इनकी क्वालिटीज जो है ना वो इनसे डिफरेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिविंग बीइंग है उनके 5 किंगडम है, एनिमल, इसका इंसान भी शामिल है, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट। इसमें जो हमारा फोकस है वो किस पर है, एनिमल्स पर और प्लांट्स पर। ये जो तीन है ना, इसको जिसने पीएचडी करनी है या जिसने एमएससी करनी है, बीएससी करनी है, वो पढ़ेगा। हमने वन पेपर के हवाले से इनको नहीं पढ़ना, इसके हवाले से वन पेपर वालों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनको इसी दो के बारे में पढ़ने की जरूरत है कि एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया किंगडम का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, इंसानों के अंदर क्या पढ़ना है और प्लांट्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है। तो हमने इंसान के बारे में जो बेसिक बायोलॉजी की चीजें हैं वो देखनी है, और सेम इज द केस विद आपका जो है ना प्लांट्स, उनके हवाले से हमने इसको देखना है। तो यहाँ तक मुझे बता दें कि आपको बुनियादी जो कंसेप्ट है वो बायोलॉजी का समझ में आ गया है, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक सब ओके हो गया, ओके हो गया जी, ठीक हो गया। उसके बाद जी हम स्टार्ट करते हैं। तो जिंदगी की जो इब्तदा है वो, जिस तरह मैंने आपसे बात की थी केमिस्ट्री के अंदर, कि आप एक चीज को तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, छोटा करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, जो उसका असल बच जाता है एंड पे, हमने उसको क्या कहा था, एटम कहा था। तो इसी तरह एक लिविंग बीइंग, यानी कि मैं इंसान की बात करूंगा, साथ साथ में मैं प्लांट्स की बात करूंगा, अभी मैं इंसान की बात करूँ सिर्फ, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, इंसान। इंसान को ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं और बायोलॉजी की जबान में होमोसेपियंस भी कहते हैं, होमोसेपियंस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि बायोलॉजी वालों ने अपने अपने अलग अलग नाम दिए हुए हैं, ठीक है, हम कुछ के जो इंपॉर्टेंट के नाम हो गए उनको हम देखेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसको अगर आप तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ना तो नहीं है, इसको मतलब ये है कि इसको मजीद छोटे से छोटा उसके हिस्से निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, एंड पे जो चीज बच जाती है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको सेल कहते हैं। एटम कहते थे किसी भी एलिमेंट के लिए, लिविंग बीइंग के लिए जो एंड पे चीज बच गई उसको हम कहते हैं सेल, ठीक है।
और ये सेल उस लिविंग बीइंग का, ह्यूमन बीइंग का बिल्कुल वो जो है ना एक इस वो छोटा से छोटा जरा है जो नाकाबिले तकसीम है। ठीक हो गया जी। तो जो सेल है, ये सबसे पहले जनाब इसको जो डिस्कवर किया था उसका आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। जी पहली दफा जिसने बात की थी, उसने बात की थी 1665 की बात है, जब एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक साहब जो थे, उन्होंने 1665 में इसको क्या नाम दिया था, एक सेल का नाम दिया था कि ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर और चीजें ऐड अप होती जाती हैं, 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 होते 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 क्या हो जाता है कि फिर एक इंसान बन जाता है। तो उसने उसको नाम दिया सेल का। तो सेल क्या होता है जी? तो जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स है, या इंसान है, ठीक है, या जानवर है, तो आपका वो क्या है, उनकी जो बुनियाद है वो क्या है, सेल है। वहां भी सेल है, ठीक है, यहाँ भी सेल है। अब यहाँ में मैंने बात लिख दी है ह्यूमन बीइंग्स, तो आपने हम ह्यूमन बीइंग्स को ही हम फोकस कर रहे होंगे। साथ में जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में भी मोर और लेस यही ही चीजें कार फरमा होती हैं, उसके अंदर भी यही कुछ होता है। लेकिन हमने एनिमल्स का जो उसकी जो सिस्टम है, उनके जो टिश्यूज हैं वो नहीं देख रहे हैं, हमारा वो कंसर्न नहीं है। ये जाके जनाब देखेंगे, जिन्होंने जोलॉजी करनी है वो जाके पढ़ेंगे। या हम इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी हम सरफेस वाली चीजें देखेंगे, इसके अंदर मजीद नहीं जाएंगे। उन्होंने अगर जिसको है तो वो उसमें बॉटनी वाले जाके पढ़ेंगे। ठीक है, हमने बुनियादी चीजें देखनी। तो ह्यूमन बीइंग्स का हमें पता चल गया कि सेल बुनियादी जो है ना चीज है, और ये बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चर है। और ये तमाम जो है ना उसमें पाया जाता है, लिविंग बीइंग में, इसमें प्लांट्स में भी पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है। और एक इंसान के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल जो है ना मौजूद है, ट्रिलियन की तादाद में मौजूद है। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर आपको बताऊं कि आपके जिस्म में जो हमारा जो इंसानी जिस्म है उसके अंदर कहाँ कहाँ सेल हैं जी। तो आपकी जिस्म आप जानते हैं, एक ये फॉर एग्जांपल एक शख्स है, इसके बेशबहा सेल हैं। ये इसकी आंखें हैं, इसके अंदर सेल हैं, बालों के सेल हैं, स्किन के सेल हैं, हड्डियों के सेल हैं, मसल के सेल हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म के सेल मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। अब ये तो पता चल गया कि सेल जो है ना वो बुनियाद है किसी भी इंसान की। और ये ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक इंसान बनाते हैं। ठीक हो गया। इस एल सेल को हम आम आंख से नहीं देख सकते, हम क्या है, इसके लिए हम डिफरेंट किस्म की माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, उनके जरिए ही हम सेल्स को देखने में कामयाब होते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब जिस तरह हमने वहां पे एक एटम देखा था और उसके स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश की थी, इसी तरह हम देखते हैं कि सेल जो है ना उसके अंदर होता क्या है। तो सेल को हम जरा देखते हैं। तो एक सेल जो है, अगर हम उसको हम करें, उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, तो रिजेंबल कर सकते हैं। गोल होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको बताया जाता है। इस तरह का हम ले लेते हैं, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर जो है ना एक छोटा सा जरा है, जिस तरह वहां पे एटम में था, उसका नाम न्यूक्लियस है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर भी न्यूक्लियस है। इसके अलावा क्या है सेल के अंदर, ये सेल की एक बाउंड्री है। ठीक है, ये एक बाउंड्री है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या है जी, इसमें और जो है ना इसमें मुख्तलिफ किस्म का जो है ना यहाँ पे जो फ्लूइड मौजूद है पानी की तरह, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये आप नाम याद रख लें तो ठीक है, ना भी रखें तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पता हो कि ये इस तरह करके है। उसके उसके बाद जनाब यहाँ पे और छोटे छोटे कुछ ज़रात हैं जिनको हम कहते हैं, मिसाल के तौर पे हम उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल के अंदर है। यहीं से बात नोट कर लें कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं, बाद में आएगा। उसके बाद जनाब इसके अंदर छोटे छोटे और भी ज़रात हैं, उनको वैक्यूल कहते हैं। उसके बाद जनाब और भी छोटे छोटे हैं, लेकिन मैंने मोटे मोटे लिखे, बाकी छोटे। अब ये एक सेल है इंसान का, ह्यूमन बीइंग का एक सेल है। न्यूक्लियस है, इसके सेंटर में साइटोप्लाज्म जो कि फ्लूइड है, उस पे उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। छोटा जरा है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जिसको बोरोस कहते हैं। इससे छोटे छोटे जरात हैं, उसको वैक्यूल है, वो भी है। इनका हर किसी का अपना काम है। और ये जो एक बाउंड्री है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं,
सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो मैंने आपके सामने सेल ड्रॉ किया है, ये एक एनिमल का सेल है, ये एक इंसान का। एन जब इंसान की बात होगी तो आप समझ लें कि इंसान और जो एनिमल है ये एक ही चीज़ है। इंसान को जब मैं एनिमल का नाम लूंगा तो आपने समझ लेना है कि ये इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये एनिमल का सेल है। इसी तरह प्लांट जो होता है उसका जो बुनियादी जो ढांचा है या बुनियाद सबसे एंड पे जो चीज़ है वो भी सेल है। उसका भी इससे मिलता जुलता सेल है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, वो जरा हम देख लेते हैं। साइड बाय साइड हम प्लांट का भी सेल बना लेते हैं। तो प्लांट का भी एक सेल है, जिस तरह मैंने बनाया यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। तो प्लांट के सेल के साथ एक और जो है ना, एक सेल सेल मेम्ब्रेन के बाद एक और भी एक जो है ना वाल है, एक ये वाल है ना, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहा, इसके बाद एक और वाल भी है, ये इसको कहते हैं सेल वाल। ये इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है। ठीक है, ये एनिमल्स में नहीं है, प्लांट में है। इसके बाद क्या है जी, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, उसी तरह जिस तरह एनिमल के सेल में था। उसके बाद जनाब क्या है, इसके अंदर भी वैक्यूल है, जो उसके अंदर भी था। इसके बाद इसमें एक अहम चीज है जो उसके अंदर नहीं है, वो क्या है, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक और छोटा सा पार्ट है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल होता है इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ग्रीन। और जो आपके जो प्लांट्स ग्रीन ग्रीन नजर आते हैं ना, ये इसी क्लोरोफिल की कलर की वजह से नजर आते हैं, इसी की वजह से ये प्लांट जो है ना वो ग्रीन नजर आते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है और ये ग्रीन है, और इसी वजह से जो है ना प्लांट्स आपके ग्रीन नजर आते हैं। इसके बाद जनाब कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, यही आपको। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि दोनों में फर्क क्या है, तो फर्क आप बता सकते हैं। इस प्लांट्स के सेल के अंदर सेल वॉल होती है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस दोनों में होता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट के सेल में होता है, और इसके अलावा प्लांट्स के इसके एनिमल के सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक हो गया जी। बाकी छोटी मोटी और भी चीजें हैं, लेकिन वो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स। इसी तरह यहाँ भी इसके अंदर भी जो आपका प्लांट का सेल होता है इसके अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होती है कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जीन की इन्फॉर्मेशन, कि ये जो ये जिस चीज का भी सेल है उसकी कैसी उसकी निसामत कैसी होगी, वो कैसा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो इस क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स हैं, और जीन्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और वो आपके कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है। और न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या है, क्रोमोसोम्स में वो चीज मौजूद है। तो अब इसका फर्क आप दोनों का देख लिए कि सेल वॉल प्लांट के सेल में मौजूद होती है, एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, और बाकी क्लोरोप्लास्ट आपके प्लांट के सेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट आपके एनिमल के सेल में नहीं होता। ठीक है, और छोटे मोटे और भी फर्क है, लेकिन आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो अब जरा मुझे बता दें कि यहाँ तक सब ओके हो गया, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, बताइएगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो साइड पे लिख ले, फिर वो बाद में पूछ लेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हम आ गए जी। अ, ये बुनियादी हमने देख लिया कि सेल वॉल क्या है, और ये सारा जो है ना बुनियादी ढांचा। अब ये जो सेल है ना, ये तो सबसे छोटे से छोटा यूनिट है। अब क्या है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, ठीक है, वही बात बता रहा हूँ, दोबारा अब नहीं बताऊंगा कि जो एनिमल्स है, जब एनिमल्स का नाम लूँ तो इसका मतलब जानवर भी है, इंसान भी है, दोनों चीजें। तो एनिमल का मतलब दोनों है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, एक ही सेल है। ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। उनको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। और जिनके अंदर बेशुमार सेल हैं उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर। बस इसका नाम याद रखें, यूनिसेलुलर जिस जो एक सेल पर मुश्तमिल है, और जो मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत ज्यादा सेल हैं। और जैसा आपको बताया कि एनिमल्स के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल मौजूद हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछूं कि कोई यूनिसेलुलर की कोई एग्जांपल बताएं, तो कुछ एग्जांपल हैं, आप उनको देख सकते हैं। जो बैक्टीरिया होता है ये यूनिसेलुलर है। इसी तरह अमीबा, अमीबा यूनिसेलुलर है। इसी तरह क्लेमेडोमोनास, क्लेमेडोमोनास, पता नहीं मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है या गलत है, लेकिन आपने इसको टॉलरेट करना है, बस इनको रट लें कि ये यूनिसेलुलर है।
बाकी आपके जितने भी जानवर हैं, इंसान है, वो सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है। ओके हो गया जी। अब आपको पता चल गया कि ये छोटा से छोटा सेल है। अब ये जो सेल है, एक सेल है, यहाँ पे दूसरा सेल है, यहाँ पे तीसरा सेल है, यहाँ पे चौथा सेल है, यहाँ पे पांचवा सेल है। अब बहुत सारे जब सेल मिलते हैं तो जो चीज बनती है हम उसको क्या कहते हैं, टिश्यू। उसको हम कहते हैं टिश्यू। एक सेल तो सेल था, बहुत सारे जो सेल हैं वो, उसको हम कहते हैं टिश्यू। ठीक हो गया जी। ये क्या लिखा है आपने? अच्छा अच्छा, ये भी है। ठीक है, इसकी इतनी क्या जरूरत है आपको इतनी लंबी चौड़ी एग्जांपल्स की? आप बस ये एक दो याद रख लें, बहुत है, बैक्टीरिया, अमीबा, क्लेमोडोमोनास, बस। बाकी वो अगर आप, वो मुश्किल सा नाम है, वो अगर कर सकते हैं तो कर ले कोई। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल बता रहा हूँ ताकि मुश्किल ना हो। बाकी 100 बातें तो हैं बताने वाली, उनको क्या जरूरत है बताने की। तो सेल है, सेल, बहुत सारे सेल बने और क्या बन गया आपका, टिश्यूज। तो ठीक है, अब आपको पता चल गया कि अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, उनको हम कहते हैं टिश्यूज। लेकिन यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि वो सेल टिश्यू बनाएंगे जिनका फंक्शन एक जैसा हो। एक जैसे फंक्शन वाले जो सेल होंगे वही टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, यानी कि एक फंक्शन का एक जैसे काम करने वाले वो एक टिश्यू बनाएंगे, मुख्तलिफ काम करने वाले वो आपस में मिलके अलग जो है ना वो टिश्यूज बनाएंगे। अब अगर मैं आपको टिश्यूज की एग्जांपल दूं तो जिस तरह आप समझ सकते हैं कि हमारे जिस्म में जो है ना मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज मौजूद हैं। जिस तरह हमारे मसल्स होते हैं, ठीक है ना, मसल्स तो पता है ना आपको, मसल यानी कि हमारे जो ये आपके बाजू के नीचे आपके जो मसल्स होते हैं, टांगों के नीचे, नीचे के जिल, इसके जिल्द के नीचे जो मसल होते हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ये जो मसल्स होते हैं ये आपके टिश्यूज हैं। इसी तरह बोन के टिश्यूज होते हैं। ठीक है, आपको ये फिर उस तरह करके नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये उसके स्किन के अंदर होते हैं। इस तरह ब्लड के टिश्यूज होते हैं। तो इन शॉर्ट आपको समझना ये है कि एक जैसा काम करने वाले जो सेल हैं वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। मसल के टिश्यूज हैं, बोन के टिश्यूज हैं, ऐसे बहुत सारे टिश्यूज मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह सेम ये जो मैंने इंसान का बताया है, एनिमल का बताया है, इसी तरह आपके जो प्लांट होता है उसके अंदर भी टिश्यूज होते हैं। ठीक हो गया जी, उसके भी टिश्यूज हैं। उनके अगर आप नाम याद रख सकते हैं तो रख लें कि कौन कौन से टिश्यूज हैं। एक टिश्यू जो इंपॉर्टेंट है वो प्लांट का वो है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू, इसी तरह जाइलम टिश्यू। ठीक है, जो एपिडर्मल टिश्यू है ये आमतौर पे जो है ना रूट्स को डील करता है, जो आपके रूट्स होते हैं ना, रूट्स यानी जो जड़ें होती हैं उनको डील करता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका जाइलम टिश्यू है, ये जो पानी होता है, जो जमीन में हम पौधे को पानी लगाते हैं और उसको ऊपर तक लेके जाता है, पानी जो उसकी सिस्टम मौजूद होता है ऊपर पानी लेके जाना, वो जाइलम टिश्यूज ये काम करते हैं कि आपका जो पानी होता है जमीन जड़ों से लेकर वो ऊपर तक उसकी तनों तक लेके जाता है। ठीक है, इसी तरह इसके एक और टिश्यू का नाम है, अगर आप लिख लें, उसका नाम है मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू क्या करता है जी? ये आमतौर पर क्या होता है, पत्तों में मौजूद होता है। पत्तों में मौजूद होता है और ये खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मीजोफिल टिश्यू पत्तों में मौजूद होता है, खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका जो प्लांट का एक और इम्पोर्टेंट टिश्यू है वो है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू क्या करता है जी? फ्लोएम टिश्यू जो है ना ये जो खुराक होती है, वो जो पौधा खुराक बनाता है उस खुराक को दूसरे जो जहाँ पे खुराक की रिक्वायरमेंट होती है उसमें वो लेकर जाते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यू जो रूट से रिलेटेड है, जाइलम टिश्यू जो आपकी ऊपर पानी लेकर के लिए इन्वॉल्व है, मेसोफिल जो टिश्यू है ये जो पत्तों से खुराक बनाने के लिए है, और जो फ्लोएम टिश्यू है जो आपके सामने ये जो प्रिपेयर्ड खुराक होती है आपकी पौधे की, वो लीव से जो दूसरे पार्ट्स होते हैं पौधे के उन तक लेके जाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह इंसान के आपको बता दिए मसल के टिश्यूज हैं, ब्लड के टिश्यूज हैं, उसके अलावा बोन के टिश्यूज हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर के टिश्यूज। जिस तरह सेल जो है ना, बहुत सारे सेल मिलके आपस में टिश्यूज बनाया था उन्होंने, उसी तरह बहुत सारे टिश्यूज जो कि एक जैसे काम करते हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन बनाते हैं जिसको उर्दू में उज्व कहते हैं।
बहुत सारे टिश्यूज जो एक जैसा काम कर रहे हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक हो गया जी। अब ऑर्गन क्या है जी? हमारा जो जिस्म है इसमें बेशबहा जो है ना वो ऑर्गन मौजूद है। अब यहाँ से आपको थोड़ी सी पिक्चर समझ में आने लग जाएगी। पहले सेल और टिश्यू की जो बात थी वो थोड़ी सी मतलब एक माइक्रो लेवल पे थी, इस वजह से मे भी आपको क्लियर ना हो रही होगी। अब ऑर्गन लेवल पे हम आ गए। अब ऑर्गन क्या है? हमारे जिस्म में पाए जाने वाला जो हार्ट है, दिल है जो, ये भी एक ऑर्गन है। हमारे जिस्म में पाए जाने लंग्स, ये भी एक ऑर्गन है। आईज जो है ना वो ऑर्गन है। नोज हमारा ऑर्गन है। ठीक है। ब्रेन हमारा एक ऑर्गन है। ठीक है। तो ये क्या है? ऑर्गन है। बहुत सारे टिश्यूज जो एक जैसा काम कर रहे हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्गन्स हैं। ठीक हो गया जी। ये तो है इंसान के या ह्यूमन बीइंग के या एनिमल्स के। अब प्लांट के क्या ऑर्गन्स हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। प्लांट का एक ऑर्गन लीफ है यानी पत्ता है। इसी तरह फ्लावर है। इसी तरह रूट है। ठीक है। तो ये उसका क्या है? पूरा एक ऑर्गन है। ठीक है। और ये खास एक काम करता है, जिस तरह फ्लावर करता है, रूट करता है, लीफ करता है। इसी तरह जो ह्यूमन बीइंग के ऑर्गन्स हैं ये एक सर्टेन काम करते हैं। जिस तरह हार्ट करता है काम, लंग्स करते हैं, आइज करती है, नोज करती है, ब्रेन करती है। तो इसको हम जरा देखेंगे कि ये क्या क्या काम करता है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गई कि जो हमारे सेल था, बहुत सारे सेल्स एक जैसे काम करने वाले आपस में मिलकर टिश्यूज उन्होंने बनाया। तो जो टिश्यूज आपस में मिले तो उन्होंने क्या बनाया? ऑर्गन बनाया। अब यही चीज आगे फिर बढ़ती जाती है। और फिर क्या होता है कि जो आपके ऑर्गन है, आपके बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। कैसे? अगर मैं आपको इसको बताऊं कि जिस तरह हमारे पास हार्ट है, अब हार्ट के साथ और एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं जनाब आर्टरीज। आर्टरीज के साथ हमें एक और ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं कैपिलरीज। हम इसको बाद में देखेंगे ये है क्या। कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, हार्ट है। इसके साथ एक और ऑर्गन जनाब है हमारे पास, जो है ना लंग्स। ठीक है। अब ये तीनों चारों जो है ना आपस में मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हम इसको बाद में भी पढ़ेंगे भी सही। हम उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो इसी तरह के बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारे जिस्म में। सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ठीक है ना, रेस्पिरेशन का सिस्टम है। डिफरेंट किस्म के हमारे जिस्म में सिस्टम मौजूद हैं। और जो सिस्टम मौजूद हैं वो एक, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन से मिलकर बने हैं। और वहां पे हर ऑर्गन अपनी ड्यूटी अंजाम देता है, तो पूरा एक सिस्टम जो है ना वो वर्क करता है। ये तो था एनिमल्स के केस में। इसी तरह सेम आपके प्लांट्स में भी है। कैसे जी? प्लांट्स में जो है ना एक रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम है। उसमें क्या होता है? रूट सिस्टम में पूरा जो है ना रूट्स होती हैं, उनकी जड़ें होती हैं, उन जड़ों का अपना अपना काम होता है। कुछ जड़ें जो है ना वो जमीन को हमवारी के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ उसकी खुराक को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ उसकी ऊपर खुराक लेके जाती हैं। तो इन शॉर्ट रूट का पूरा एक सिस्टम मौजूद है। इसी तरह रूट से ऊपर जो दरख्त होता है उसके लिए शूट सिस्टम मौजूद है। उसमें पत्ते आ जाते हैं, दरख्त आ जाता है, उसके सारे वो फल शल सारा कुछ आ जाता है। तो जिस तरह पौधों में है इसी तरह आप बताया आपको इंसानों में भी है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। इनको हम जरा डिटेल में देखेंगे, अभी आप सुनते जाएं बड़ी पिक्चर। तो ये आपके डिफरेंट किस्म के सिस्टम बन जाते हैं। अब ये सिस्टम बन गया, ये बहुत सारे जो आपके ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये जब आपस में मिलते हैं तो आपका बनता है ऑर्गेनिज्म। तब आपका बनता है पूरा जानदार। ठीक है। जिस तरह आपका ये तमाम सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपस में जब मिल जाते हैं और इकट्ठे मिलजुल के जब काम करने लग जाते हैं तो हमारे पास ये जो बना देते हैं हम उसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म। एक जानदार पूरा तैयार हो जाता है। ठीक है। और इसी तरह जब आप प्लांट्स की फॉर्म में देखें तो रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, फ्लावर सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिल के क्या बनाते हैं? एक प्लांट बनाते हैं। तो जो सिलसिला हमारा शुरू हुआ था सेल से, सेल बहुत सारे आपस में मिले और आपस में उन्होंने टिश्यू बना दिया। और टिश्यूज आपस में मिले तो उन्होंने ऑर्गन बना दिया। और ऑर्गन बहुत सारे आपस में मिले तो उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बना लिया। ऑर्गन सिस्टम आपस में मिले तो उन्होंने क्या बना दिया? ऑर्गेनिज्म बना दिया।
तो ये जो बहस थी सेल से जो शुरू हुई थी, वो ऑर्गेनिज्म पे खत्म हुई। अब जरा मुझे बता दें कि यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई, कि इंसान कैसे बना है, इंसान के अंदर क्या कुछ है। हाँ जी, जरा मुझे बताइएगा। ओके हो गया जी सबको। हम इसको जरा डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह, परेशान ना हो। अभी हम इसको सरसरी तौर पे देख रहे हैं। ओके ओके। अब यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। ऑर्गेनिज्म का आपको स्ट्रक्चर पता चल गया कि ऑर्गेनिज्म बनता कैसे, सेल से लेकर आगे तक। अब आपने सेल्स के बारे में लंबी चौड़ी डिटेल करनी, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सेल्स बड़ी माइक्रो लेवल चीजें हैं, उनके बारे में आपने कोई लंबी चौड़ी रिसर्च नहीं करनी। इसके बाद टिश्यूज से, टिश्यूज के बारे में आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑर्गन से, ऑर्गन्स के हवाले से कुछ जो ऑर्गन्स है ना, वो आपको पता होने चाहिए, वो आपको वन पेपर के हवाले से जरूरी है। तो मैं कुछ ऑर्गन्स आपके सामने रखता हूँ। खास तौर पे जो ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स जो असासे खमसा से रिलेटेड हैं, जो हमारी सेंसेस से रिलेटेड हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और उनको कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स, ठीक हो गया जी। तो सेंस ऑर्गन कौन कौन से हमारे जी, जो सेंस करते हैं ना चीजों को, जिसको हम असासे खमसा कहते हैं। पांच हिस्से जो है हमारी, आपको पता है, वो हमारी आईज हैं, वो उसके बाद हमारी नोज है, वो हमारे उसके बाद जनाब हमारी टंग यानी जुबान है हमारी। उसके बाद हम जो है ना टच की है उसमें। उसके बाद हमारे पास जनाब ईयर है। ठीक है, तो यही बुनियादी चार जो है ना हिस्से हैं जिनके जरिए हम चीज़ों को फील करते हैं। तो ये सेंस ऑर्गन्स भी इनको कहते हैं। ये हमारा डिबेट होगी, इस पे हम जरा फोकस करेंगे और उनको जरा देखने की वन बाय वन कोशिश करेंगे। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम शायद शुरू करते हैं आई से, कि आई जो इंसान की जो आई है, ये एक ऑर्गन है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसके जो मोटे मोटे पार्ट है ना, वो आपको जस्ट क्लियर होने चाहिए। बाकी अंदर इतनी डिटेल आपको जानने की जरूरत है। तो आई कैसे काम करती है, मैं इसका आपको ऑपरेशन बता। होता यह है कि आपके सामने लाइट जो है ना, वो आपकी आंख में पड़ती है। लाइट की जो है ना रेज आपके सामने आती है। ठीक है, और सबसे पहले पहले जो वो जिस हिस्से से आपकी आंख से टकराती है ना, उसको कहते हैं रेटिना। उसको कहते हैं रेटिना। ठीक है, आपकी जो आंख है ना, इस आंख में जो आपकी एक तो वाइट वाला हिस्सा है ना, और एक ब्लैक वाली जो उसको हम काकी कहते हैं, ब्लैक वाली जो काकी है, उसके अंदर कुछ की बातें हो रही है। ठीक है, तो जो काली काकी हम उसको कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया। तो आपकी लाइट जो रेज हैं वो कॉर्निया से टकराती हैं। ये मैं आपको रेटिना लिखती है, सॉरी, यहाँ पे कॉर्निया, ये कॉर्निया है ये। तो लाइट वेव्स या लाइट रेज जो है ना, वो कॉर्निया से टकराती है उस काली आंख काकी से। तो काली काकी के अंदर छोटी सी एक और काकी भी होती है, सर्कल की तरह छोटी सी, उसको हम कहते हैं प्यूपल। उसको हम कहते हैं प्यूपल। ठीक है जी। तो उस प्यूपल के पास आ गई वो, उसके बाद उसके अंदर आ गई। उसके बाद प्यूपल के बाद क्या होता है आगे, उस काकी के नीचे क्या होता है, आंख में एक लेंस लगा होता है। एक लेंस लगा होता है, ठीक है। और उस लेंस में क्या होता है, उस लेंस से, उस लेंस पे वो फोकस कर रहा होता है कि किस चीज को कितना देखना है, आंख उसके लिए खोलनी है, काम करनी है, तो वो उसका फोकस है एक तरह का। फोकस यहाँ पे है, यानी कि जो लेंस का। उसके बाद अब जब फोकस वो कर रहा होता है, जब फोकस के बाद क्या होता है, एक तस्वीर बनती है उसकी। और वो तस्वीर जो बनती है जिस जगह पे, उसको कहते हैं रेटिना। तो जो लाइट पड़ी थी सामने, आपकी आंखों में आई थी, आपके सामने जो कुछ था, उसकी जो तस्वीर है वो कहाँ बनी, रेटिना में बनी। और जब रेटिना पे तस्वीर बन जाती है, तो वो आपको फिर पता चल जाता है कि ये चीज़ है। तो अब ये चीज़ तो पता चल गई, और ये किसको बताना है। तो उसके लिए एक ऑप्टिक नर्व होती है उसके पीछे लगी हुई। वो क्या करती है कि वो जाके आपका जो ब्रेन होता है, उसको जाके बताती है कि आपके सामने ये चीता खड़ा है, शेर खड़ा है, एक इंसान खड़ा है, गीदड़ है, जो भी है। तो वो बताती है। तो ये आंख के जो है ना बुनियादी पार्ट्स हैं। लाइट रेज आई सबसे पहले प्यूपल पे, प्यूपल के बाद लेंस से फोकस हुआ, फोकस के बाद रेटिना पे इमेज बना, इमेज बना के बाद एक ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग को पता चल गया कि ये चीज है। ठीक हो गया जी। तो आंख ऐसे हमारी जो है ना वो काम करती है। इसके लिए आपकी डिफरेंट किस्म की आपने वो
वो शेप्स हैं, वो इस तरह की गोल सी एक शेप बनी होती है। तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें शुरू शुरू में आपको क्या नजर आएगा? आपको शुरू शुरू में आपको कॉर्निया नजर आएगा बाहर से। कॉर्निया के बाद आपको देखेंगे कि आपको प्यूपल नजर आएगा। प्यूपल, प्यूपल के अंदर आयरस। ठीक है, वो आयरस है, छोटा सा जो होता है। आयरस के बाद आपको क्या है, नीचे पीछे आपको लेंस नजर आएगा जहाँ पे फोकस होता है। उसके पीछे फिर क्या होता है आपका, आपको यहाँ पे रेटिना नजर आएगा जहाँ पे इमेज बनता है, और फिर यहाँ पे ऑप्टिक एक नर्व होती है, उसके जरिए से नजर आता है। तो यहाँ तक यही आपको आंख के हवाले से पता होना चाहिए। अब जरा मुझे बताएं, आंख जो ऑर्गन है ये आप सबको क्लियर हो गया है? आपसे पूछ लेते हैं कि इमेज कहाँ बनता है, तो इमेज रेटिना से बनता है। ये अक्सर पूछा होता है। हाँ जी, सब बताएं। ओके हो गया जी सबको? अब यहाँ पे ये बात आपको पता होना चाहिए कि आप, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि आंख की जो डोनेशन होती है, आंख जो है ना, आमतौर पे कहते हैं ना आंख डोनेट कर देना। तो आंख का कौन सा हिस्सा जो है ना वो डोनेट किया जाता है? तो किसी को पता है कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है? पूछ लेते हैं जी आपसे। आंख का एक हिस्सा है वो डोनेट किया जाता है, और उसी में ही बड़ा कुछ होता है। हाँ जी, पता है किसी को? तो बताया, जल्दी जल्दी बताया। नहीं। कॉर्निया, कॉर्निया डोनेट किया जाता है। याद रखिएगा, कॉर्निया डोनेट किया जाता है। ठीक है। अच्छा जी। अब जनाब, अब ये जो आंख के इश्यूज है ना वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। ये यहाँ पे जो लेंस होता है ना, यहाँ पे इश्यूज होते हैं जब फोकस नहीं कर पाता वो जूम, और जिस तरह वो कैमरा होता है ना, जिस तरह कैमरा जब फोकस नहीं करता तो वो पिक्चर ब्लर आती है। तो इसी वजह से लेंस में जब फोकस नहीं कर पाता, तो इसी वजह से यहाँ भी आंख की जो है ना वो डिफरेंट किस्म की हमारे पास बीमारियां पैदा होती हैं। तो उनको भी हम साथ देख लेते हैं। तो आंख की दो किस्म की जो है ना वो बीमारियां हैं। ठीक है। एक है जिसको कहते हैं फार साइटेडनेस, और एक है नियर साइटेडनेस। फार साइटेडनेस क्या है? फार साइटेडनेस का मतलब ये होता है कि फार साइटेड यानी कि दूर की चीजों का नजर आना, करीब का नजर ना आना, करीब का नजर ना आना। और नियर साइटेड ये होता है कि नियर, नजदीक का नजर आना लेकिन दूर का नजर ना आना। ठीक हो गया? तो जो फार साइटेडनेस है और ये नियर साइटेडनेस है। जो फार साइटेड, जो नियर साइटेडनेस है, इसको हम करीब नजरी कहते हैं। ठीक है, ये करीब नजरी है और ये बईद नजरी है। ये जो करीब नजरी है इसको माइयोपिया भी कहते हैं। इसको माइयोपिया भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको हाइपरोपिया कहते हैं। ठीक है, ये दो उसकी है। अब ये जो नियर साइटेड लेंस है ना, इसके लिए जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है ना, उसको कहते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है नियर साइटेडनेस को दूर करने के लिए। और जो फार साइटेडनेस को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम उसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस। कि दो तरह के लेंस होते हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। इनकी फिर शेप्स का भी फर्क है, वो इतनी जरूरी नहीं है आपको देखने के लिए, बस आपको ये पता हो। तो ये इसकी दो जो है ना वो मेजर जो है ना वो बीमारियां हैं आंख की। इसके अलावा मोतिया, शोतिया और भी हैं, लेकिन ये अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। तो यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया आंख। अब दूसरा ऑर्गन पे हम जरा चलते हैं आगे। हाँ जी, नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है, बिल्कुल नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है। उसमें रात को जो है ना वो नजर नहीं आता। कलर ब्लाइंडनेस में कलर नजर नहीं आते, वो भी है, लेकिन बस आपको नाम की हद तक पता, उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जो खास तौर पे ये जो माइयोपिया है, हाइपरोपिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। हैं तो पता नहीं कितनी हजार चीजें हैं, लेकिन आपको सिलेक्टिव बतानी होती है ना। अच्छा, दूसरा जो ऑर्गन है हमारे पास वो है स्किन। ठीक है। स्किन क्या है जी? जिसके जरिए हम, मतलब हम उसको टच की जो वो क्या है, जो सेंस है ना फील की, वो स्किन के जरिए हमें पता चलता है जी। हम जो फीलिंग की, छूने की जो हिस्स है। तो याद रखिएगा जो स्किन है ना, ये इंसान का लार्जेस्ट ऑर्गन है। लार्जेस्ट ऑर्गन जो है ना हमारे जिस्म में, वो क्या है? स्किन है। ठीक हो गया जी? अब हमारी जो स्किन होती है, हमारी जिस तरह की स्किन है, जिल्द है,
तो ये डेड सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं इसके ऊपर ये डेड सेल होते हैं। ठीक है। अब इस सेल के नीचे क्या होता है यहाँ पे, अब इसकी असल जो है ना, ये असल जो इसकी लेयर नीचे होती है। इसमें से जो है ना बाल भी इसमें से ऊपर आते हैं, बाल भी यहीं पे होते हैं, और ये बड़ी जो है ना वो नरम होती है और बड़ी नफीस होती है। ठीक है। और इस लेयर को ये प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, और इसी लेयर के अंदर तमाम किस्म की जो हमारी रगें होती हैं, खून की सारा कुछ होता है, वो इसके अंदर ही होती है, ऊपर वाली में कुछ नहीं होता। ठीक है। तो ये स्किन है। स्किन की जो उसके जो ब्लड की जो ब्लड होता है, या जितनी भी इनके हेयर्स की जड़ें होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। ठीक है। जो है ना इसकी इनर लेयर में, अपर लेयर में कुछ नहीं होता, वो डेड सेल में से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। तो स्किन आपकी ये है, बस स्किन के बारे में मजीद आपको कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो ऑर्गन हमारे पास वो है नोज। नोज क्या है जी, जिसके जरिए हम सांस लेते हैं। ठीक है। सांस जो है ना हम मुंह से लेते हैं और नोज से लेते हैं, नाक से लेते हैं। ठीक है। तो नाक जो होता है हमारे पास वो दो जो है नॉस्ट्रिल्स पर मुश्तमिल होता है। नथने, नाक के दो नथने होते हैं, उसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। उनमें से क्या होता है, उनमें से एयर अंदर जाती है, और वो सांस जो है ना जो हम लेने वाला जो काम है वो यहाँ से होता है। ठीक है जी। और इसके बाद नोज जो है ना, इसके अलावा जो टेस्ट होता है, या जो उसकी क्या होता है स्मेल होती है, या जो खुशबू होती है, वो भी नोज हमारा डिटेक्ट करता है। अब होता कैसे है जी, यहाँ पे ये नोस्ट्रिल्स होती है नीचे नीचे, उसके ऊपर एक ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं नेसल कैविटी। उसके अंदर वो जो भी एयर है वो वहां से जाती है, और इस नोस्ट्रिल्स के अंदर वो भी होते हैं, हेयर भी होते हैं, बाल भी होते हैं। उनका पर्पज ये होता है कि अगर एयर के अंदर कोई डस्ट या कोई चीज मौजूद है तो वो उसको आगे नहीं जाने देते, प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है, नेचुरली। नेचुरल एक्टिविटी होती है इसके अंदर, क्या होता है कि ऊपर हमारी जो एयर है ना वो जाती है, और फिर ऊपर जाके फिर यहाँ पे क्या होती है, एक नर्व जो है ना, एक जिस तरह ऑप्टिक नर्व थी, यहाँ पे क्या होती है, एक नेसल नर्व होती है। और नेसल नर्व क्या होती है कि वो जो जो भी उसकी जो नाक में जो भी आया, मिसाल के तौर पे कोई खुशबू आई, कोई बदबू आई, तो वो क्या करती है, माइंड को जाके अपडेट करती है, माइंड को जाके बताती है। फिर माइंड उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, एक जो है ना एक्शन जनरेट करता है। ठीक हो गया जी। तो ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। अब ये जो नाक होता है, इसमें फिर यहाँ से जो है ना ये हवा के लिए भी इस्तेमाल होता है, और दूसरा बता दें कि खुशबू के लिए। तो इसके अंदर यही बात है कि नोज के अंदर एक नॉस्ट्रिल्स होती हैं, नेसल क्या होती है, कैविटी होती है, और आगे नर्व होती है, और ये माइंड पे जाके पहुंचाती है। और इंसान जो है ना आमतौर पे कहा जाता है कि 10,000 डिफरेंट किस्म के जो स्मेल्स है ना, उनको वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंसान का नाक। तो कमाल की बात देखें कि 10,000, आप अंदाजा लगाएं कि 10,000 डिफरेंट जो है ना किस्म की खुशबू है या बदबू है, उनको नाक कैटेगराइज करने की सही है। तो ये तीसरा हमारा ऑर्गन हो गया हमारे पास नाक, या जिसको नोज कहा। चौथा हमारे पास है टंग, जिसको हमने जबान कहा, जो जायका हमें बताने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। जो टंग होती है वो, अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के हिस्से होते हैं जो उसका जो जायका है खुराक का वो बताते हैं हमें। तो इसके जो बिल्कुल टॉप पे होता है, बिल्कुल सामने सामने जो इसकी टिप होती है टंग की, वो स्वीट बर्ड्स उनको हम कहते हैं, कि वो जो मीठा होता है वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे साल्ट के बर्ड्स मौजूद होते हैं, और उसके बाद शोर यानी कि जो तुर्शपन है उसके मौजूद होते हैं। और एंड पे क्या होते हैं कि जो बिटर जायका होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो मौजूद होते हैं। ठीक है। तो टेस्ट बर्ड्स के जरिए हम क्या करते हैं कि हमें पता चलता है कि जो खुराक है या जो भी चीज़ है, तो उसका जायका कैसा है, और वो क्या बिटर है, स्वीट है, क्या भला है, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो ये बुनियादी बुनियादी हमने देख लिए। टंग को हमने देख लिया, उसके बाद हमने किसको देख लिया, नोज को देख लिया, और एक हमारे पास हम रह गया, वो हमारा रह गया एयर, यानी कि कान। कान के जरिए क्या है कि हम आवाज को सुनते हैं, उसको हम देख लेते हैं। अब कान जो है ना वो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं जी, कान में कैसे। कान में ऐसे है कि मिसाल के तौर पे ये हमारा जो है ना कान का स्पीकर है। ठीक है, जिस तरह हमारे बाहर नजर आते हैं ना, मैं स्क्रीन पे, वो हमारे कान के स्पीकर हैं, या जो बाहर से में नजर आते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं साइंस की जुबान में
पाइना, पाइना इसको कहते हैं, ठीक है जी। आप इसको वैसे ही याद रख लें। उसमें क्या होता है कि हमारी जो है ना, यहाँ से साउंड अंदर आती है हमारे कान में, और कान की आगे जाती है यहाँ पे। और सबसे पहले पहले जो है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक एयर ड्रम आता है कान का, जिसको पर्दा भी कहते हैं। वहां पे ये आवाज जनाब पहुंचती है, और ये इसमें क्या होता है, वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करता है, इसके बाद यहाँ पे कान की जो है ना वो तीन इंपॉर्टेंट जो है ना हड्डियां यहाँ मौजूद है। एक का नाम है हैमर, उसकी शक्ल हैमर की तरह होती है। और एक का नाम है एनविल, ये नाम याद रखने एक सब पूछते हैं। और तीसरे का है स्टिरअप। तीन हड्डियां हैं, एयर ड्रम आता है, एयर ड्रम के बाद हैमर आती है हड्डी, एनविल आती है, और स्टिरअप आता है। इसके बाद क्या होता है कि ये सारा इसके बाद आगे चलते जाते हैं। और आगे इस तरह का ना एक स्नेल की शक्ल का ना, जिस तरह एक वो होता है, वो स्नेल होता है, उस तरह का क्या है हमारे पास एक मौजूद है। उसको हम कहते हैं कॉकलिया। कॉकलिया, कॉकलिया है। और उस कॉकलिया के ऊपर क्या है, एक ऑडिटरी नर्व है। और ऑडिटरी नर्व क्या करती है कि जो भी मैसेज यहाँ पे आया ना, वो दिमाग को जाके पहुंचा देती है। अब यहाँ पे कान की आवाज आई, यहाँ पे एयर ड्रम ने थोड़ा बहुत वाइब्रेट किया, यहाँ से ये पास हुआ और कोक्लिया में गया। क्यों, कोक्लिया जो है ना इसके अंदर लिक्विड होता है, और कोक्लिया असल में ये काम करता है। और कोक्लिया जो है ना वो, इसका काम ये होता है कि वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि असल बात हुई क्या है। उसको आइडेंटिफाई करता है कि क्या बात है। फिर ये इस आवाज को क्या करता है, वो ऑडिटरी नर्व के दिमाग को पहुंचाता है कि ये आवाज आई है, इसका कोई जवाब। तो इसी वजह से जो हमारा कान है, इसको आमतौर पे जो है ना वो तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक आउटर एयर है, जो पीना और जो है ना, पीना और एयर ड्रम पर मुश्तमिल है। उसके बाद ये मिडल एयर है, जिसके अंदर हैमर, एनविल और स्टिरअप आ जाती है। और उसके बाद ये जो है, इसको इनर कहते हैं, इनर एयर। ये इसके अंदर कॉकली आ जाता है और ऑडिटरी नर्व आ जाता है। ठीक हो गया जी। तो आपको ये पता चला कि सबसे पहले साउंड वेव्स आती हैं, आवाज आती है यहाँ पे। उसके बाद पिन्ना में जाती है, पिन्ना के बाद ईयर ड्रम में जाती है, ईयर ड्रम के बाद तीन हड्डियों में जाती है, तीन हड्डियों के बाद कॉकली में जाती है, कॉकली के बाद ब्रेन में जाती है। तो आपका कान ऐसे काम करता है। तो इस तरह हमने जो कान है, नाक है, ये पांच हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको जरा हम देख रहे हैं। अगर आप गौर करें, तो कान जो है ना, उसके लिए दिमाग को पहुंचाने के लिए जो उसकी नर्व थी, उसका नाम था ऑडिटरी नर्व। आंख के लिए जो था, उसका नाम था ऑप्टिक नर्व। और जो आपकी नाक के लिए थी, उसकी क्या थी, हमारी नसल एक्टिविटी की नर्व थी। उसको हमने कहा था नसल एक्टिविटी नर्व। और उसको नाक वाली जो पैगाम लेके जाती है ना, उसको एक और भी नाम है, वो भी नोट कर लें। उसको ऑल फैक्ट्री भी कहते हैं, ये भी किसी पेपर में आया हुआ था, ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री क्या होती है, ये जो आपके दिमाग को सिग्नल पहुंचाती है नाक के हवाले से इंफॉर्मेशन, उसको ऑल फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, नस्ल नर्व है। तो हमने ये पांच जो बुनियादी ऑर्गन्स हैं, ये डिस्कस कर लिए। अब जरा मुझे बताएं कि ये सारे पांच आपको क्लियर हो गए हैं। हाँ जी, बताइए जी। जितनी बातें आपको बताई हैं, इतनी ही आपने जो है ना वो पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी। और इसके लिए आपने सिक्स सेवन्थ एट्थ की जो टेक्स्ट बुक है ना साइंस की, वो पढ़ लेनी है। उसके अंदर ये मोस्टली बातें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और इतना ही आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, ओके हो गया जी। हाँ जी, कान में सबसे छोटी बोन है, उसका नाम भी बता दें, उसका नाम क्या है। सबसे छोटी हड्डी इंसान की, उसका नाम ही बता दें। और जो आपको पता है, इंसानी जिस्म में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इंसानी जिस्म में 206 हड्डियां होती हैं। और जो बेबी जो बोर्न होता है, उसके अंदर 300 हड्डियां होती हैं, ये भी याद रखिएगा बात। 300 हड्डियां बेबी बोर्न में होती हैं, और 206 क्या होती हैं। हाँ जी, ये इन्होंने बताया है आपको। स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स जो है ना, ये स्ट्रिप्स है या स्ट्रैप्स है, ये इन्होंने बताया है। इनमें जो भी है, इनका जरा एक बताए ना, स्ट्रैप्स है या स्ट्रिप्स है। ये कान के अंदर जो है ना वो सबसे छोटी से छोटी हड्डी है। क्या है ये, स्ट्रैप्स है, ये कौन सी है, स्ट्रिप्स है। चलें, जो भी है ये आपको बता देंगे, स्ट्रैप्स है। तो स्ट्रैप्स जो है ना, ये सबसे छोटी हड्डी है कान के अंदर। पता चल गया आपको। ठीक है। उसके बाद जी आगे चलते हैं जी। हम यहाँ तक तो हो गई बात क्लियर।
अब हम जरा फोकस अपना करते हैं प्लांट्स पे। यहाँ तक तो ऑर्गन्स से बात क्लियर हो गई। अब ऑर्गन के बाद हमारे पास ऑर्गन सिस्टम आते हैं, वो जरा लेंथी हैं। उससे पहले हम जरा प्लांट्स को भी साथ साथ कर लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर हमने क्या देखा है। प्लांट्स में हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास मौजूद हैं, आपका ऑर्गन्स मौजूद हैं। प्लांट का एक ऑर्गन हमने कहा कि लीफ है, फ्लावर है, बड़े कुछ है। अब उसको जरा हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या करने की जरूरत है। उसमें प्लांट्स में दो प्रोसेसेस हैं, पहले उनको आप देख लें, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है रोशनी, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब ये होता है टू मेक समथिंग, ठीक है। तो सूरज की रोशनी में जो खुराक बनाने का जो अमल है, जो पौधे सरंजाम देते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो हवा से लेते हैं, उसको अब्जॉर्ब करते हैं, और उसके साथ वो ज़मीन से वाटर लेते हैं, पानी पीते हैं ज़मीन से। और उसके बाद उन पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, ठीक है, और वो सनलाइट पड़ती है तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट पे पड़ती है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या होता है, आपकी जो पौधे हैं ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। इस इक्वेशन को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। CO2 पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर साथ में लेते हैं, सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाते हैं, साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। और ये ग्लूकोज है ना, ये यही आपकी इवन बाद में खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस चीज को, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और ये सनलाइट की मौजूदगी में होता है। और ये जो रेड लाइट होती है उसके अंदर इसकी जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, याद रखिएगा। रेड लाइट में इसकी फोटोसिंथेसिस की जो स्पीड है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और सनलाइट में होता है, सनलाइट में आपको पता ही है कि 7 कलर्स होते हैं, ठीक हो गया जी। इसके साथ एक मिलता जुलता एक और प्रोसेस भी प्लांट्स में होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। उसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है जी? रेस्पिरेशन ये होता है कि आपने ये जो, रेस्पिरेशन ये होता है कि आप जो प्लांट्स जो है ना, वो जो ग्लूकोज उसने बनाया, वो उसके साथ क्या करता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेता है, और उसके साथ जो ग्लूकोज उसने जो बनाया, ये दोनों मिला के क्या करता है, प्लांट्स जो है ना वो CO2 खारिज करते हैं, और साथ में वाटर खारिज करते हैं, और साथ में एनर्जी खारिज करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का बुनियादी जो मतलब है वो है सांस लेने का मतलब। कि जो आपका पौधा है ना वो सांस लेने का जो उसका अमल है ना वो रेस्पिरेशन है। ये हमेशा चलता रहता है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन को होता है, सूरज की रोशनी में होता है, लेकिन रेस्पिरेशन हमेशा चलता रहता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो कि पौधे ने बनाया होता है, उसमें वो साथ में साथ क्या करता है, वो ऑक्सीजन शामिल करता है जो उसने खुद बनाई होती है। ये दोनों उसने खुद बनाए होते हैं ना। और इसमें से वो क्या बनाता है, इसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें से रिलीज होती है, और साथ में वाटर जो है ना वो उसमें से उसके पत्तों से उड़ता है बुखारात की सूरत में, और साथ में एनर्जी जो है ना वो पैदा होती है। इसको कहते हैं रेस्पायरेशन, ठीक हो गया जी। और ये अमल पूरा सारा जो है ना वो सारा दिन चलता रहता है रेस्पायरेशन का। और ये जो दूसरा है आपका फोटोसिंथेसिस, ये सिर्फ आपका दिन होता है, ठीक हो गया जी। तो ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बेसिक बेसिक आपको पता चाहिए। इसी वजह से कहते हैं कि जो पौधे हैं या दरख्त हैं उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि रात को फोटोसिंथेसिस का अमल खत्म हो जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो आपकी ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन तो निकलने वाला काम बहुत कम हो जाता है, और रेस्पिरेशन हो रही होती है। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज खारिज हो रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गए तो ज़्यादा इंसान के लिए ठीक नहीं है, ठीक हो गया जी। तो उसके लिए ये फिर इतना इफेक्टिव नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो बुनियादी फर्क है आपको पता चल गया कि ये तमाम जो है ना प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है, और ये सारा दिन होती रहती है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस है ये सिर्फ डे टाइम होती है। ओके हो गया जी। हाँ जी, जिन होते हैं बिल्कुल। ये बंद करें ना, ये किसका माइक ओपन है? रात के वक्त जिन होते हैं बिल्कुल, नहीं जाना। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। यहाँ तक ये हमने देख लिया उसके बुनियादी बुनियादी जो प्रोसेसेस हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं।
अब प्लांट्स के हवाले से कुछ देख लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी है हमारे, तो कुछ छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, फिर हम ऑर्गन सिस्टम में चारों एंड पे करूँ। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स में करता जाता हूँ, फिर ऑर्गन सिस्टम बाद में करते हैं। अब आ जाता है जी नेक्स्ट जी हमारे पास, ये तो आपको देख लिया प्लांट्स के बारे में आपको। अब प्लांट्स के हवाले से कुछ हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट है ना, उसमें कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ऐसे जानदारों को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। जैसा कि तमाम किस्म के जो प्लांट्स हैं दे आर प्रोड्यूसर्स। और कुछ ऐसे जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों पे खुराक के लिए निसार करते हैं, उनको कंज्यूमर्स कहते हैं। जैसा कि एनिमल्स हैं, इंसान, जानवर सब शामिल हैं। प्रोड्यूसर जो खुद खुराक, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, दूसरों के लिए भी खुराक बनाते हैं। कंज्यूमर जो खुद कोई नहीं बनाते, दूसरों की खाते हैं, कंज्यूमर। तीसरे जो हमारे पास किस्म के जानदार हैं, जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। ये क्या करते हैं? ये करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मर गई है, ख़त्म हो गई है, तो ये क्या करते हैं, उसको, उसकी बड़े जो अज्जा होते हैं उसको छोटे अज्जा में तब्दील करते हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उसको ख़त्म करते हैं। तो उसको हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर जिस तरह कोई जानवर मर जाए या कोई भी चीज़ है, तो किसी जंगल में पड़ी हो, तो कुछ अरसे के बाद अगर आप देखते हैं तो वो वहाँ पे क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो उसकी वजह क्या होती है कि डीकम्पोजर्स होते हैं। तो छोटे छोटे ऐसे कीड़े और सारा कुछ होता है, वो उसको खा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। वो बड़ी सख्त होती है, उसको फिर छोटे छोटे से करते 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 कहा जाते हैं। उसको डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, हशरातुल अर्ज़, ये जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ये इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे पास पैरासाइट्स। पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो खुराक के लिए दूसरे पर निसार करते हैं और बदले में उनको नुकसान देते हैं। क्या बात है! उनको कहते हैं पैरासाइट। ये इंसानों में भी पाए जाते हैं और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, जानवरों में भी पाए जाते हैं, तीनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं पैरासाइट्स, जो दूसरों पे खुराक के लिए इन्हिसार करें लेकिन बदले में उनको नुकसान दें, उनको पैरासाइट कहते हैं। उसकी एक मिसाल प्लांट्स में अगर आपने देख रही है तो उसको है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा एक इसकी एग्जांपल है। कस्क्यूटी क्या क्या होती है, अगर आपने कभी कोई देहात में कभी गए हो और बेर के ऊपर ना, बेरों पे और मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों के ऊपर ना एक ऐसे, हम उसको सवैयां कहते थे, येलो कलर की सवैयां पड़ी होती हैं। ठीक है, तो येलो कलर की जो सवैयां होती हैं उनको कस्क्यूटा कहते हैं। और वो अगर आपने देखा हो तो वो एक पौधे के ऊपर ऐसे थोड़ी सी अगर आप डालें ना तो वो फैल जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, कस्क्यूटा। ठीक है, और वो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जिस दरख्त पे वो पड़ जाए ना, वो दरख्त फिर गया काम से। अब वो उसी से खुराक हासिल कर रही होती हैं और बदले में उसको नुकसान दे रही होती है। ठीक है, तो इनको जनाब कास्टियोटा कहते हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह हमारे पास और भी है। मच्छर को देख लें, मच्छर भी आपका पैरासाइट है। वो खून चूसता है और बदले में डेंगू फैला के चला जाता है। ठीक है, तो वो पैरासाइट है। तो ये पैरासाइट और डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, ये आपको पता चल गया। उसके बाद जी एक और टर्म है वो बड़ी यूज होती है, वो है प्रेडेटर और प्रे। प्रेडेटर और प्रे। प्रेडेटर क्या होता है कि वो एक एनवायरनमेंट के अंदर, एक जंगल के अंदर जो जानवर किसी और जानवर का शिकार करता है उसको प्रेडेटर कहते हैं। और प्रे जो वो शिकार होता है उसको प्रे कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे एक खरगोश है। खरगोश को कोई जनाब जो है ना वो शेर, मिसाल के तौर पे शेर उसको खा जाए। ठीक है, तो शेर प्रेडेटर और जो खरगोश है ये क्या है, प्रे है। बस ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ तक मुझे बताइएगा, सबको यहाँ तक ये बेसिक टर्म्स और सारा कुछ क्लियर हो गया है? बताइएगा जी। अच्छा जी, ओके ओके जी। अब जी चलते हैं जी, आप जरा कुछ और देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम के हवाले से जो चीज़ जरूरी है वो हम देखते हैं। अब जिस तरह हमने इंसान के ऑर्गन्स पढ़े हैं ना, सेम इसी तरह जो पौधे हैं उनके भी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और उनके जो ऑर्गन्स है हम उनको जरा देखते हैं। उनके में सबसे जो अहम ऑर्गन है ना, जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है, वो है आपका फूल। फूल वैसे भी इशारों की जो है ना तवज्जो का मरकज रहा है।
पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ठीक है ना? ये शेर किसका है? बड़े शायरी में गुम हो गए, जरा बताएं किसका शेर है? किसी को नहीं पता? देख लें, इसका मतलब यह है कि कलीद उर्दू आपने बहुत ज्यादा पढ़ी है और वो बदहजमी कर गई है। ऐसे ही है ना? किसी को भी नहीं पता, क्या बात है। तो ऐसे तो फिर काम नहीं चलेगा। अभी तक नहीं पढ़ी है? बस फिर क्या कह सकते हैं, आपको दुआ ही दे सकते हैं ना। अच्छा जी। तो ऑर्गन जो है ना उसको हम देख रहे थे, और प्लांट्स का जो ऑर्गन है ना वो है फूल। उस फूल को जो है ना अ, हमने देखना है, और उस फूल के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। अभी फूल तो मैं आपके सामने ड्रा नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन ये है कि उसके कुछ पार्ट्स में के लिए यहाँ मैं नाम लिखता हूँ, वहां से आपको पता चल जाएगा कि प्लांट में एक फूल के अंदर एक पार्ट होता है, उसके छोटा सा हिस्सा होता है, उसको कहते हैं स्टेग्मा। ठीक है? और इसी तरह एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं पीटल। मैं अभी इसको खोलता भी हूँ उस लिंक में किसी में। एक होता है एंथर, अभी आप नाम नोट कर लें। इसके बाद एक होता है फिलामेंट। इसके बाद एक होता है सेपल। ठीक है? इसके बाद एक होता है ओवियरी। एक होता है ओव्यूल। ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो पार्ट्स हैं एक फ्लावर के। तो अब इस फ्लावर के हवाले से मैं आपको जरा बताता हूँ, इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है, वो आपको पता होनी चाहिए। अब इसका मैं अगर आपको ना यहाँ पे स्क्रीन के अंदर कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आपको ये क्लियर कि एक प्लांट जो है ना, स्क्रीन शेयर आपको करते हैं, फिर आपको ये क्लियर होगा। 1 मिनट होल्ड करें। जी जरा बताइएगा, सबको स्क्रीन शो हो रही है? ये फूल आपके सामने आया है कि नहीं आया, ये बताएं। फूल सामने आया है कि नहीं आया है?
ठीक हो गया, आ गया है। अच्छा जी, अब ये जो फूल है ना, ये बड़ा जरूरी है, ये एक ऑर्गन है एक प्लांट का। अब जरा गौर करें कि इसके अंदर, ये जरा देखिए, ये आपका फूल है, इसी तमाम फूल इसी तरह ही होते हैं, कोई इसमें फर्क नहीं होता। जैसा कि जैसा फूल होगा, लेकिन ये सारी उसके अंदर ये पार्ट जरूरी होंगे। तो इसमें जरा नीचे देखें कि ये सब्ज आपको पत्ते नजर आ रहे हैं, इसको कहते हैं सेपल, सेपल। उसके बाद ये फूल की पत्तियां हैं, पत्तियां, इनको कहते हैं पीटल। पीटल के ऊपर जनाब ये इस तरह का एक डंडा बना हुआ है, सब्ज कलर का। इस डंडे को कहते हैं ऊपर से, इसको कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है। ये स्टिग्मा के, ये ऊपर ऊपर, ये स्टिग्मा है इसके ऊपर ऊपर, ये इसके ऊपर अगर हाथ लगाए तो ये चिपचिपी जगह होती है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा लिक्विड भी होता है। इसके नीचे ये वाली जो जगह डंडा है ना, इसको कहते हैं फिलामेंट। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन ये फिलामेंट होता है। ठीक है। और इसके नीचे अगर आप आ जाएं तो इसके साथ जिस डंडी, जिस परत के अंदर होती है, हम उसको कहते हैं स्टाइल। स्टाइल के नीचे अगर आप इसके अंदर आ जाएं तो यहाँ पे ये ऊपर का ये जो होल होता है, इसको कहते हैं ओवेरी, और नीचे ओव्यूल होता है। अब यहाँ पे ओवरी लिखा हुआ तो ओवरी याद करें। ऊपर वैसे ओवरी होता है यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे ओव्यूल होता है। उसके बाद ये इसमें से जो है छोटे छोटे मजीद जो है ना वो बीज से नजर आ रहे हैं। तो बीज जो है उसको कहते हैं एंथर। और ये जो इसकी डंडी है इसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है। और इन दोनों को मिला के स्टेमन कहते हैं, एंथर। इन सारे को क्या कहते हैं, इसको स्टेमन कहते हैं, और इसको स्टिग्मा कहते हैं। ये आपके सामने ये बुनियादी इसके पार्ट्स हैं। तो ये आपको जो है ना पता होना चाहिए। अब इसमें जो सबसे अहम चीज है ना वो ये है कि इसमें जो आपका ये जो स्टेमन है ना, ये वाला, किधर गया, ये वाला स्टेमन, ये ऊपर छोटा सा ऐसे उसका बीज सा बना हुआ है, नीचे जो डंडी है, डंडी है, दोनों मिला के इसको स्टेमन कहते हैं। ये जो आपका स्टेमन होता है ना, ये आपका फूल का मेल सेक्सुअल पार्ट है। ठीक है, ये उसका मेल सेक्सुअल पार्ट है। जिस तरह इंसान आपस में, इंसानों की होता है, आपस में मिलाप होता है और उससे नई जनरेशन पैदा होती है, रिप्रोडक्शन होती है, इसी तरह फूलों के अंदर भी, वो भी लिविंग बीइंग्स है ना, तो उनके अंदर भी होता है। तो उनके अंदर ये जो स्टेमन है, ये उनका मेल सेक्सुअल पार्ट है। आपने ये बात नोट करनी है, ये पेपरों में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद जो दूसरा है ना, यहाँ पे अगर आप देखें, ये तो आपको स्टेमन क्लियर हो गया ना। उसके बाद इसके बाद जो है ना हमारे पास ये जो आपका इसमें आ जाता है ओवरी, और ये अव्यूल, ये दोनों मिला के। ठीक है। ये इसको मिला के दोनों को कहते हैं कार्पेल। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये लिख लें किसी जगह पे। इसको कहते हैं कार्पेल, यानी ऊपर ये ओवरी होता है, नीचे व्यूल होता है। इस सारे को मिला के कहते हैं कार्पेल, कार्पेल। ठीक है, लिख लें। कार्पेल ये फीमेल सेक्सुअल पार्ट है फूल का। ये फीमेल सेक्सुअल पार्ट है और ये मेल सेक्सुअल पार्ट, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पता चल गया। ठीक हो गया। ठीक है, इनकी जो मजीद आगे आपस में इनकी जो होगा पॉलिनेशन होगी, या जो इनका आपस में मिलाप होगा, वो इन्हीं दो पे बड़ा डिपेंड करेगा। अब ये तो है फूल। अब एक फूल से दूसरे फूल तक जो आपस में इनकी मिलाप होता है, उसको पोलिनेशन कहते हैं। उसको कहते हैं पोलिनेशन। अब पोलिनेशन में होता क्या है, पोलिनेशन में ये होता है कि इन फूलों के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन ये समझ रहे, छोटे छोटे जरात होते हैं। और पोलन ग्रेन किसके ऊपर होते हैं, यानी एंथर है ना, एंथर, ये मेल सेक्सुअल पार्ट है ना, इस एंथर के ऊपर, ठीक है, एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं। वो यहाँ से उठते हैं, यहाँ से निकलते हैं, और वो जाके जो कार्पेल होता है, कार्पेल, ये जो है कार्पेल, इस कार्पेल का जो स्टिग्मा है, ये वाली जगह, ये बताया ना जो चिपचिपी जगह है, इस पे जो मुंतकिली होती है ना इसकी, यानी कि मैं आपको बताया कि पोलन ग्रेन का एंथर से कार्प, यानी कार्पेल के स्टिग्मा, स्टिग्मा कह रहे हैं ना, कार्प जो पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक जो मुंतकिली है ना, इसको पोलिनेशन कहते हैं। बस याद रखें, पोलिनेशन क्या है, पोलन ग्रेन का एंथर से, यानी मेल सेक्सुअल पार्ट से फीमेल सेक्सुअल पार्ट तक जो जाना है, उसको पोलिनेशन कहते हैं। ये है पोलिनेशन, और इसी के जरिए ही प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो आगे होती है। अब यहाँ पे दो काइंड्स आ जाती हैं पोलिनेशन की। एक होती है सेल्फ पोलिनेशन, और एक होती है क्रॉस पोलिनेशन, ये बड़ी जरूरी है। सेल्फ पोलिनेशन ये होती है, अगर ये प्रोसेस एंथर से स्टिग्मा तक हम गए हैं ना, अगर ये एक ही फूल के अंदर हो, या
एक ही पौधे के जितने भी फूल हैं उनका फूलों का आपस में हो तो इसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। यानी एक ही पौधे के अंदर दो फूलों में भी हो सकता है और एक ही फूल के अंदर भी हो सकता है। अगर इस तरह का हो तो उसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और अगर ऐसे हो कि एक पौधा यहाँ पे है, एक पौधा यहाँ पे, एक पौधा यहाँ पे है, एक पौधे के एक फूल का दूसरे फूल तक यानी एंथर से स्टिग्मा तक मुंतकिल जो होना है, उसको फिर क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ठीक हो गया? उसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इस ये तो आपको पता चल गया पोलिनेशन क्या है, फिर उसके बाद सेल्फ पोलिनेशन क्या है, क्रॉस पोलिनेशन क्या है। अब ये होती कैसे है? ये हवा के जरिए होती है। हवा के जरिए बाजू का यहाँ से एंथर से जो है ना वो पोलन ग्रेन उड़ के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा एनिमल्स भी यहाँ पे ले जाते हैं। कोई एक जानवर ने जनाब कोई चीज यहाँ पे खाई, फूल को खाया और आगे जाके दूसरे फूल को भी उसने खाया, तो वो वहां से भी मुंतकिल हो जाती है। वाटर के जरिए भी हो जाती है। इसी तरह जो शहद की मक्खियां होती हैं, ये डिफरेंट किस्म के उड़ने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके जरिए भी हो जाती है। ठीक है? तो ये पोलिनेशन होती है, इसके तहत ही जो उसकी जो आपका होता है इसकी जो ग्रोथ है प्लांट्स की, वो इसी बेस पे ही होती है। तो सेल्फ पोलिनेशन से भी होती है और क्रॉस पोलिनेशन से भी होती है। तो ये तो आपको पता चल गया। अब वो आपसे पूछ लेगा कि सेल्फ पोलिनेशन की कोई एग्जांपल दे। ठीक है? तो आपका जो राइस होता है, जो चावल होता है ना, याद रखिएगा। ठीक है? इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होती है। सेल्फ पोलिनेशन होती है। और क्रॉस पोलिनेशन वो ज्यादा है। एप्पल आपका है जिस तरह, यानी कि जो आपका सेब होता है, उसके अंदर आपकी क्या होती है? क्रॉस पोलिनेशन। तो ये दो एग्जांपल्स अगर आप याद रख लें तो ये काफी है। बाकी ये होती कैसे है ये भी आपको पता चल गया। कि इसके जो एक फूल के जो मेजर मेजर पार्ट्स हैं वो पता चल गए। कि ये एंथर है, ये फिलामेंट कुछ नहीं है, फिलामेंट उसका डंडा है बस। एंथर का डंडा, ये फिलामेंट है, इन सारे को क्या कहते हैं? स्टेमन। ठीक है? और ये स्टिग्मा है, इसको ऊपर वाले जो सारे को कार्पेल कहते हैं। ठीक है? और ये ऊपर ओवेरी होता है, नीचे अवियोल होता है, इस तरह होता है। ठीक हो गया? असल में ये होता है कि पोलन ग्रेन यहाँ पे इसके ऊपर मुंतकिल होते हैं, फिर वो पोलन ग्रेन जो है ना वो नीचे जाते हैं ओवरी। यहाँ पे फिर वो एग होते हैं, उस एग के अंदर क्या होता है? एक और सेल बनता है जिसको जाइगोट कहते हैं, और उससे जो है ना एक नया जो है ना पौधा तकलीफ होता है। तो ये पोलिनेशन आपको पता होनी चाहिए। प्लांट्स के हवाले से ये जरूरी है, और ये आपसे अक्सर पूछी जाती है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज थी, जरा मुझे बताइएगा कि ये चीज आपको क्लियर हो गई है। बाकी मैं आपको पिक्स इसकी भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा और आपको मजीद भी क्लियर हो जाएगा। बाकी ये बॉटनी वालों ने, बायोलॉजी वालों ने उसको डिटेल से पढ़ा होगा। हम इतने डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको बस सरफेस ही देखेंगे, क्योंकि हमने वन पेपर के हवाले से जितना कुछ पढ़ना है वही काफ़ी है। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। अब हमारा टॉपिक रह गया हमारे पास जो है ना ऑर्गन सिस्टम्स। तो वो चार पांच हैं, काफ़ी लेंथी टॉपिक है। तो क्या कहते हैं, उनको कर लें? ऑर्गन सिस्टम थोड़े लेंथी हैं, लेकिन ये कि करने तो हैं हमने वो। हाँ जी, बताइए। नहीं, मंडे को तो आपका क्विज लेना है। मंडे को कह रहा हूँ, वो फ्राइडे को ही निकाल आपका। ठीक हो गया। चलें, इस तरह है कि आप सुने मेरी बात। कि हमारा इसके ऑर्गन सिस्टम रह गया, एक टॉपिक हमारा रह गया बायो का। इसी तरह फिजिक्स का गलबन एक आधा कोई रहता है, केमिस्ट्री का भी एक आधा शायद रहता हो। तो वो कर लेते हैं। कल आपका क्विज कर लेते हैं और फिर आपको मंडे को ये कर लेंगे, क्या ख्याल है? हाँ जी। कोई है जो कहता हो कल क्विज होना चाहिए? अच्छा, पढ़े। आपस में भी, आपस में कंसेंसस है आप सबका? चलो ठीक है। चलो ठीक हो गया। ठीक है, सैर इतने अच्छे अच्छे नोट्स बनाती हैं, सैर ने कह दिया तो इनकी मान लेते हैं।
सर ठीक है, आपकी बात मान ली है, बस खुश। ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह कल हम इसको, जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, वो ऑर्गन सिस्टम है, ये छोटे मोटे जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह हम कंक्लूड करेंगे। और कल हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और मंडे को इंशाल्लाह आपको इसका क्विज होगा। ठीक हो गया जी। बाकी आज की क्लास में से, या साहब का जो क्लासेस हुई हैं, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछें। हाँ जी। मुश्किल तो नहीं लग रही है आपको बायो? जी बताइए। हाँ जी, थोड़ी सी डिफिकल्ट है इसमें। अच्छा, सिद्रा को अच्छी लग रही है। अच्छा, जो हमारे पास आप में से किस किस ने बॉटनी या बायोलॉजी पढ़ी है, या केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ी है? ठीक है। केमिस्ट्री सीरीज ने पढ़ी है। तो सीरीज आपको जो केमिस्ट्री हमने पढ़ी है, तो वो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। उसमें अगर कोई मैंने चीज़ आपको गलत बताई हो या जो इम्प्रूव करने वाली बात हो तो मुझे बताएं। सीरत, आप केमिस्ट्री के हवाले से बताएं। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है ना केमिस्ट्री। कोई चीज़ है ऐसी सीरत तो बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ, जी सर, हमने कल आपने जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ाई थी, अ, उसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं था, मतलब कुछ भी मिस नहीं था। जस्ट वो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड में एक ये था कि अगर कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में ये बता दिया जाता तो शायद ज़्यादा क्लियर हो जाता। जो आयनिक बॉन्ड है वो हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान बनता है, और कोवलेंट बॉन्ड में दोनों नॉन मेटल्स होती हैं। वेरी गुड, ये तो नोट कर लें जी, बड़े अच्छा पॉइंट बताया। और इसके अलावा कोई चीज़? और कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स भी मुझे लग रहा था कि इम्पोर्टेंट है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट। नहीं, वो है, ठीक है, उसमें आ जाते हैं बिल्कुल। हाइड्रोजन है, फिर ईथेन है, उसके बाद ईथीन है। वो ठीक है उसकी टाइप्स में। लेकिन वो फिर डीप में हम चले जाते हैं, वो इतनी रेलेवेंट नहीं है। जी सर। ठीक हो गया जी। उसके बाद और कोई चीज़? और और तो कुछ ऐसा खास नहीं था सर। चलें, अभी आप जी। साइंस में तो मेरे ख्याल में आप क्लासें बड़ी रेगुलरली ले रही हैं और समझ भी आपको आ रही है। जी आपकी सर। आर्ट्स की बोरियत कम हो गई है? जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा है साइंस पढ़ के, अपना अपना अच्छा। सब्जेक्ट। चले, अच्छी बात है। बाकी बॉटनी किसकी है जी, बॉटनी? और साइंस वाला और कौन है, फिजिक्स का या कोई? हाँ जी, सिद्रा को बायो अच्छी लगी। सिद्रा, बायो के बारे से कोई बताएं, कोई चीज़ ऐड करने वाली है तो बता दें। केमिस्ट्री, मैरीन, जरा केमिस्ट्री का आप बता दें। अच्छा सिद्रा, परफेक्ट, ठीक हो गया। बस जितनी हमें माड़ी मोटी आती है तो हम उतनी पढ़ाएंगे ना, आप क्या करें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर वैसे तो मतलब सारी केमिस्ट्री समझ आ गई, मुझे लगता है कि हमने वैलेंसी वाला टॉपिक नहीं पढ़ा। सर वो एमसीक्यूज के हवाले से काफी इम्पोर्टेंट नहीं है वैलेंसी वाला टॉपिक? वैलेंसी का कभी वैसे मैंने सवाल देखा तो नहीं है कोई वैलेंसी का। सर वैसे मैंने कर पीपीएससी लेंगे। वाले पेपर्स नहीं देखे, उनमें है या नहीं, लेकिन सर वैसे ओवरऑल पेपर्स में काफी मतलब होता है वैलेंसी वाला टॉपिक। नहीं, लेकिन वो लेक्चरशिप के पेपर में और वन पेपर में फर्क होता है, क्योंकि लेक्चरशिप में तो आपका सब्जेक्ट बड़ा ईची बीची उसकी होती है ना। जी सर। वैसे हम कर लेंगे अगली क्लास में वैलेंसी का बेसिक जो तारुफ है ना, कि एक एटम जो है ना उसके अंदर ये सलाहियत कि वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये ले सकता है, इसकी सलाहियत को, इसको हम जरा देख लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आपने याद कराना है, ठीक है? जी
इसके अलावा कोई चीज़? सर ओवरऑल काफी अच्छा था, सारे कंसेप्ट थे उसके अंदर स्टार्ट से लेकर सर एंड तक। बस उसमें प्रोनाउंसिएशन की गलतियां मेरी हो सकती हैं, और बिल्कुल लेमैन के हिसाब से बताया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आर्ट्स के कैंडिडेट को अगर आप साइंस पढ़ाते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम है, ये मुझे पता है कि कितना मुश्किल है। जी सर, क्योंकि हमें तो वो टर्मिनोलॉजीज हमने स्टार्ट से पढ़ी हुई होती है ना, इस वजह से। सर जो आर्ट्स वाले होते हैं उन्होंने नहीं पढ़ी हुई होती, इस वजह से उन्हें ज्यादा मुश्किल लगती है। वही ना, तो उसमें बड़े इसमें इश्यूज होते हैं। सर मैंने आपसे ये डिस्कस ठीक। करा था कि जो आपने मतलब हमें पढ़ाया यहाँ पे, जस्ट हमने यही वाले टॉपिक करने हैं या इसके अलावा भी और टॉपिक करने हैं जो हमारी बुक में है 9th 10th के? नहीं ये नहीं, यही कर ले तो बेहतर है। वैसे अगर आपको अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, या आपका सब्जेक्ट है, तो फिर आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेक्चरशिप के हवाले से तो पढ़ेंगे आप लाजिम। ठीक, थैंक यू सर। लेक्चरशिप, जी जी, जजाकल्लाह। लेक्चरशिप के हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको किसी में अभी यूट्यूब पे एक वीडियो, मुझे काफ़ी दोस्त कह रहे हैं, मैं बनाऊंगा आपके लेक्चरशिप को किस तरह आप इससे डिफरेंट करते हैं, तो मैं वो अपलोड करूंगा, आपको भी एक्सेस होगी उसकी। अच्छा जी, इसके अलावा जी और किसी का कोई सवाल या कोई चीज़ ऐड करनी हो किसी ने? कहाँ पे है रबानी, कहाँ पे है? उनसे जरा पूछे उनका कौन सा सब्जेक्ट था, वो भी साइंस का नहीं था? एक मिनट, साइंस वाले और कहाँ है लोग? शाह जी मौजूद है हमारी क्लास में? हाँ जी, जी सैयद सर, नबील, अस्सलाम शाह वालेकुम। जी आप मौजूद है ना क्लास में? जी सर। शाह जी जरा बताएं, फिजिक्स हमने पढ़ी है तो उसमें कोई चीज़ ऐड करें ना, हमें बताएं, जरा रहनुमाई करें। नहीं सर, फिजिक्स आपने बहुत अच्छी पढ़ाई है। वैसे इंजीनियर और फिजिक्स का तो वैसे ही अच्छा खासा ताल्लुक होता है। तो आप तो वैसे ही काफ़ी सारी फिजिक्स पढ़ चुके हैं, तो ये भी आपका समझे सब्जेक्ट ही है। और इस हिसाब से तो सर ठीक ही था, जिस हिसाब से मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि क्वेश्चन जो है वो बहुत बेसिक ही आते हैं। तो सर जैसे आपने पढ़ाया, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मुझे तो ये लगा कि मैंने कुछ चीज़ें स्किप की हुई थी जो कि आपने बताई हैं, तो वो हमें दोबारा पढ़नी पड़ेगी। चलो जी, तो अच्छा अच्छा हो गया, तसी हो गई हाँ। जी जी। चलें फिर, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, मुलाकात होती है जी सर, इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। किसी का कोई सवाल है तो अगेन कोई बता सकता है, पूछ सकता है। बाकी ये नईम है क्लास में, उनका भी सब्जेक्ट नॉर्मल केमिस्ट्री है। कहाँ पे नईम, आप हमें सुन पा रहे हैं? नईम, पता नहीं मेरी आवाज़ उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं। चले कोई नहीं, क्या पता सो गए हम, कोई बात नहीं। ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। कल इंशाल्लाह जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो हमारे जनरल साइंस के हवाले से रह गए हैं, हम उनको इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। और मंडे को, दोबारा बता रहा हूँ, मंडे को आपका क्विज होगा, और आपने बहुत अच्छा तैयार करना है। जनरल साइंस को आपने वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी और आपने बतानी है, और वहाँ पे कोई सजा जजा नहीं है, मैक्सिमम पार्टिसिपेट करेंगे आप, बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन।